नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सर्वा क्लासेज के माध्यम से आप तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर आरपीएससी और आरएसएस जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम ले रही है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो सभी साथी जुड़े इस सर्वा क्लासेज के साथ में और क्लास जो है उसको शेयर करें, क्योंकि सच कहा है कि साथियों मेहनत करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के प्रतिफल मिलना आसान नहीं होता। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि मेहनत ही रंग लाती है ना। तो मेहनत रंग कब लाएगी? जब अपन मेहनत करेंगे तब हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। तो वास्तव में हम कह पाएंगे कि वास्तव में हमारी मेहनत जो रंग लाई है। वो कहते हैं कि एक पूछा एक चिड़िया से, कैसे बना लेती हो आशियाना? तो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो तिनका तिनका जोड़ करके वो अपना आशियाना बनाती है। तो ठीक हमें वैसे ही बहुत अच्छी मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो उसी क्षेत्र में मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं। तो सभी साथी जुड़े। आज अपन देखने वाले हैं साथियों की भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। भू-आकृतिक प्रक्रियाएं जो है उस पर चर्चा विस्तार से करेंगे अपन। सभी साथी क्लास को शेयर भी कर दें। पार्ट फर्स्ट उसका अपन देखने वाले हैं। आरपीएससी और आरएसएस भी एग्जाम जो लिए जा रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा आरपीएससी करवाती है, आरएसएस भी करवा रहा है। उसमें जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है उसके आधार पर तैयारी हम करवा रहे हैं। तो आप अवश्य जुड़े। एनसीईआरटी बेस्ड भी है और विस्तृत क्लास भी आप तक हम ऑथेंटिक बुक्स जो है पढ़ करके वहीं के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज देखते हैं भू-आकृतिक प्रक्रिया क्या है और उसके बारे में विस्तार से। भू-आकृतिक प्रक्रियाओं में सबसे पहले दो चीजें महत्वपूर्ण रह जाती है। जैसे कि इसमें आता है तो अपक्षय। अपक्षय एक आता है, इसके अंदर अपक्षयित चट्टान जो है उसका होता है अपर्दन। उसके बाद में आता है अपर्दन के बाद में उसका निक्षेपण। ठीक है। और साथ साथ में जो ऊंचे क्षेत्र है वहां होता है चट्टानों का संचलन। तो ये चीजें हैं, बारी बारी से अपन विस्तार से जानेंगे कि निक्षेपण क्या है, अपक्षय किसे कहते हैं, संचलन क्या होता है, संचलन के कौन कौन से प्रकार है, अपर्दन किन कारकों के द्वारा होता है ना, आदि आदि प्रक्रिया हैं, विस्तार से अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अपक्षय क्या होता है। स्वस्थान्य अपक्षय स्वस्थान्य होता है, यानी अपने स्थान पर जो मूल चट्टान है उसका तापदाब परिवर्तन से और अन्य रासायनिक क्रियाओं के परिवर्तन से अपने मूल स्थान पे टूट जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन? तो डिफाइन करेंगे कि अपक्षय या वेदरिंग क्या होता है कि मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों का के यांत्रिक विघटन, रासायनिक वियोजन में को अपक्षय कहा जाता है। अब यांत्रिक विघटन और रासायनिक वियोजन अपक्षय कहलाता है। और यह प्रक्रिया स्वस्थान्य है क्योंकि अपने स्थान पे सेल टूटती, यहाँ पे या तो उसके ऊपर सूर्यातप का असर होता है, या उसके ऊपर हवा का असर होता है, या उसके अंदर कार्बन युक्त जल का असर होता है ना। तो किसी भी प्रकार का जो तत्व है उसके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, उससे वो सेल जो है अपने स्थान पे यदि टूट जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। इसमें पदार्थ जो होते हैं, अपक्षय में पदार्थ है उनका संचलन नहीं होता, तो संचलन नगण्य होता है, यानी संचलन कारक बल इसमें काम नहीं करता। तो अपक्षय में संचलन जो है कैसा होता है? नगण्य होता है। इसमें सेल जो है, जो भी सेल है वो तापदाब परिवर्तन से, जैसे सूर्य का ताप इसको मिला और सूर्य के ताप से ये सेल प्रभावित हो करके इसके अंदर दरारें आ गई, चटकन आ गई, तो ये एक प्रकार से क्या है? अपक्षय। और इसके बाद अपक्षय के बाद में सेल का क्या होता है? अपर्दन। अपर्दनकारी कारक जैसे प्रवाहित हवा है, प्रवाहित जल है, मानवीय लहरें, ये अपर्दनकारी कारक होते हैं जो इन अपक्षय सेलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग के ले जाते हैं। तो अपक्षय के बिना अपर्दन संभव नहीं है। जब सेल टूटेगी, चूर्ण उसका होगा, उसके बाद में उसका प्रवाह आगे होगा। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से गैसेज है मुख्य रूप से जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं मेरे दोस्तों? तो वो कारक प्रमुख है। जैसे अपक्षय प्रक्रिया को जटिल भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृतिक एवं वानस्पतिक कारक प्रभावित करते हैं। जटिल भूमिकी का मतलब यहां हो जाता है कि अपनी जो भू आकृति किस प्रकार की है,
भू आकृति की संरचना कह सकते हैं कि उसकी संरचना किस तरह की है, किन सेलों से हमारा जो धरातल वो बना हुआ है, उसमें क्या रंध्र युक्त वो है या नहीं है, क्या हवा और जल प्रवेश कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या उसका ढाल मंद है या अधिक है, क्या उसमें संधियां पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, आदि ऐसे पहलू है जो किसी भी प्रकार की जो अपक्षय है उसके लिए अपना प्रभाव डालने का मतलब, यदि किसी सेल के अंदर रंध्र अधिक है और उसमें संधियां ज्यादा है तो अपक्षय ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ताप प्रवेश कर जाएगा, हवा प्रवेश कर जाएगी, जल प्रवेश कर जाएगा, इस कारण से उसके अपक्षित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो भू आकृति, जो जटिल भू आकृति है वो भी महत्वपूर्ण है। भूमि की जलवायु यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आर्द्र प्रदेश होते हैं उनमें रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है, जो उष्ण प्रदेश होते हैं उनमें रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है, जो अपन शीत प्रदेश होते हैं अपन कहें तो वहां पर भी मुख्य रूप से जो रासायनिक अपक्षय उसकी प्रक्रिया अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्थलाकृतिक यानी अलग अलग स्थलाकृतियां, उसमें अपक्षय की जो प्रक्रिया वो भिन्न भिन्न होती है मेरे दोस्तों, क्योंकि स्थलाकृतियां जो होती है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ढाल जो होता है, ढाल के अनुरूप जो चट्टानें हैं उस पर सूर्य के ताप का असर की अपन बात करते हैं, तो हम उत्तरी गोलार्ध में अपन देखते हैं तो दक्षिण मुखी ढाल है, दक्षिण मुखी जो ढाल पाए जाते हैं यहां सूर्य तप अच्छा पर्याप्त होता है, सूर्य तप यहां पे सूर्य की किरणें जो है वो ज्यादा पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण मुखी ढालों पर, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होता है ना। और ये जो भाग होते हैं इसके जो पीछे वाले भाग होते हैं इस पहाड़ी के, यहाँ पे सूर्य तप कम प्राप्त होता है, तो ढाल कहीं ना कहीं स्थलाकृति जो है उस पर उसका असर भी होता है कि वहां पे अपक्षय की प्रक्रिया तेज चलेगी या धीमी रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ सूर्य तप से इसका ये ढाल है, ये अपक्षय इसमें अधिक होगा, सूर्य तप से होने वाला जो यांत्रिक अपक्षय वो अधिक होगा, लेकिन इसके ठीक बेग में सूर्य तप की किरणें बहुत कम प्राप्त होती है, इस कारण से इस भाग में अपक्षय की प्रकृति यहाँ की बजाय थोड़ी सी कम पाई जाएगी, ठीक है ना। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है स्थलाकृति भी। इसके अलावा वानस्पतिक कारक, अब वनस्पतियां, तो जिन भागों में सबसे अधिक वनस्पतियां आर्द्र जो प्रदेश होते हैं जहां वर्षा बहुत अच्छी होती है और जहां सघन वनस्पति जैसे कि अपन भूमध्य रेखीय वन ले लेते हैं, तो उन भागों में जो अपक्षय होता है वो ज्यादा जल्दी होता है। कारण है कि उसमें जो वनस्पतियां होती है उनकी जड़ें काफी सेलों के अंदर गहराई तक पहुंच जाती है, उनके थ्रू जो उसमें है पानी प्रवेश कर जाता है, तो उसमें रासायनिक अपक्षय चट्टान जो है उसका वियोजन होने के चांसेस वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है क्या, वनस्पतियां भी किसी प्रदेश की अपक्षय को। अपक्षय प्रक्रियाएं मेंटल की गहराई एक जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्नता होती है। अब मेंटल जो होता है, प्रवार जो अपना होता है, उसकी गहराई भी सभी जगह समान नहीं होती। मेंटल की गहराई की बात आती है तो अपन देखेंगे कि जो अपक्षित सेलें होती है उसमें मेंटल की गहराई है वो अलग अलग पाई जाती है। तो एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं साथियों कि जो अभी अपन ने एक बिंदु आया था कि अपक्षय प्रक्रिया मेंटल की गहराई और जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। तो अपक्षय मेंटल की गहराई कहाँ कितनी होती है, इस डायग्राम से हम देखेंगे। स्ट्रे को 1967 के अंदर इसको संशोधन किया था, ये एक डायग्राम बनाया था अपने भूमध्य रेखा। यदि यहाँ से अपन चलते हैं, यानी ये वाला भाग 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, एक गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में अपन चलेंगे तो भूमध्य रेखा से अपन चलेंगे किस ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे। ये अपना ध्रुव आ चुका है यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव की ओर यदि अपन जाएंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा देखिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है, यहाँ सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, हमें पता भी है। तो सूर्य किरणें सीधी पड़ती, इसका मतलब इस भाग के अंदर जो मृदा की लेयर जो है, यानी ये धरातल है, यहाँ से धरातल स्टार्ट हो जाता है। तो धरातल जमीन जो है उसके ऊपरी भाग में जो भूपर्पटी क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है। तो मेंटल में जो अपक्षित सेलें जो रासायनिक दृष्टि से जो परिवर्तन सेलें जो मिलती है वो बहुत अधिक टाइप की यहाँ मिलती है। तो हम आपको यहाँ यह बताने का प्रयास करें मेरे साथियों कि इस भाग में जो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है, यानी सवाना तुल्य जलवायु,
सवाना जो घास के प्रदेश पाए जाते हैं उससे पहले की यदि अपन बात करते हैं, लगभग 40 डिग्री अक्षांश के पहले की यदि अपन बात करते हैं, तो उस भाग में मुख्य रूप से जो अपक्षी सेलें होती है उनकी 6 परतें पाई जाती है। एक नंबर सबसे नूतन सेल है, ये जो सबसे अधिक गहराई में जो पाई जाती है वो सबसे अधिक नूतन सेल होती है, क्योंकि इसके ऊपर अपक्षय का प्रभाव जो है नगण्य है और सबसे नीचे पाई जाती है नूतन सेल। उसके बाद में 2 नंबर जो आपको धरातल जमीन के अंदर से यदि ऊपर की ओर अपन जाते हैं तो 2 नंबर वाली सेल आपको नजर आ रही है। इसमें हम देखेंगे कि सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी गहराई तक रासायनिक परिवर्तन है वो कम मिलते हैं। तो 2 नंबर वाली सेल जहाँ पे है सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे है। 3 नंबर यहाँ पे है तो इसमें सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन मिलता है। 4 नंबर है तो इसमें मृत्तिका खनिज क्षेत्र यानी बारीक मिट्टी है और खनिज क्षेत्र खूब पाए जाते हैं इस भाग के अंदर। और 5 नंबर वाला भाग यहाँ पे तो इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मिलते हैं और इसी में 6 नंबर वाला जो क्षेत्र भी आता है जिसके अंदर लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड खूब सारे मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य भूमध्यरेखीय प्रदेश के अंदर ऑक्सीकृत जो मृदा की लेयर पाई जाती है या जो अपनी मेंटल है, मेंटल के अंदर जो अपक्षित सेलों की गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें 6 लेयर मिल जाती है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ तापमान भी अच्छा होता है और वर्षा भी बहुत ही अच्छी होती है। अपन जो सवाना घास के मैदान में आते हैं तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये 2 आपको रेखाएं नजर आ रही है। जो ग्रीन रेखा नजर आ रही है ये समवर्षा रेखा दिखा रही है और यहाँ पे जो समवर्षा रेखा होती है वो 300 सेमी के आसपास में इस भाग में भूमध्यरेखीय प्रदेश में अच्छी वर्षा होती है। फिर दूसरी आपको डॉट 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 में ये लाइन दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों, तो ये क्या है? ये समताप रेखा है जो इस भाग में तापमान को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो ये तापमान दिखाती है कि भूमध्यरेखीय प्रदेश में तापमान भी ऊंचे पाए जाते हैं। तो लगभग यहाँ पे एवरेज तापमान है 20 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में यहाँ तापमान मिल जाता है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में औसत तापमान। तो तापमान और वर्षण दोनों चीज़ें यहाँ पे हाई है, इस कारण से इसमें मिट्टी में जो ऑक्सीकरण है मेंटल में उसकी गहराई बहुत अधिक पाई जाती है। ये 11th क्लास की बुक में डायग्राम दे रखा है। फिर सवाना प्रदेश में आते हैं तो इसमें यहाँ आते ही तुरंत वर्षा डाउन हो जाती है। वर्षा कम है तो यहाँ सवाना घास के मैदान ही पाए जाते हैं। स्टेपी सवाना इस प्रदेश में मिलते हैं। तो सवाना और स्टेपी घास के मैदान इस भाग में है तो यहाँ पे वर्षा डाउन होती है, तापमान थोड़ा ज़्यादा है। अब जैसे ही ये कंडीशन आ गई कि वर्षा कम हो गई, कम होते ही इसमें जो प्रवार है मेंटल है उसके अंदर जो अपक्षित सेलें हैं उसकी गहराई कम हो गई। उसमें 2 नंबर की सेल सिर्फ और थोड़ी सी 3 नंबर की सेल जो है भूमध्यरेखीय प्रदेश की ओर मिलती है। और 3 और 2 नंबर में क्या लिखा है? सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन वाली सेल है और इसके अलावा सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन वाली सेल है थोड़ी सी मिलती है। लेकिन 4, 5 और 6 यानी जिसके अंदर मृत्तिका और खनिज, इसके अलावा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, इसके अलावा लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है वो नगण्य है, यहाँ नहीं पाए जाते, अभाव हो गया। और नूतन सेल यहाँ काफ़ी गहराई तक नूतन सेल मिलती है, लेकिन यहाँ जो नूतन सेल मिल रही है वो काफ़ी ऊपर तक मिल गई है, यानी नूतन सेल अब यहीं आ गई है। ये यहाँ तो काफ़ी गहराई तक नूतन सेल थी, यहाँ भूमध्य के आसपास में काफ़ी गहराई तक नूतन सेल है ना। यहाँ नूतन सेल यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो काफ़ी ऊपर आ गई नूतन सेल। तो इसका मतलब यहाँ नूतन सेल और मुख्य रूप से 2 नंबर सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन वाली जो लेयर है यही यहाँ पे पाई जाती है। फिर अपन चलते हैं इस भाग के अंदर, ये मध्य अक्षांश के आसपास में महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे अर्ध मरुस्थल और मरुस्थलीय कंडीशंस पाई जाती है जिस भाग के अंदर। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं वर्षा भी तो कम हो रही है ना, और तापमान भी यहाँ कम हुआ है। दोनों चीजें कमी है तो वर्षा तापक्रम दोनों जगह यदि कम पाई जाती है तो यहाँ पे मरुस्थलीय कंडीशन है, और जहाँ पे मरुस्थलीय कंडीशन है तो वहाँ पे अपक्षित सेलें, अपक्षय न तो यांत्रिक ज्यादा होता है न रासायनिक ज्यादा होता। तो अपक्षय की लेयर है यानी जो अपनी मेंटल या प्रवार है उसके अंदर अपक्षित सेल जो कि उसकी लेयर है बहुत पतली पाई जाती है, और मात्र 2 नंबर वाली लेयर है जिसमें सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन है वो ही देखने को मिलता है, ज्यादा परिवर्तन यहाँ पे नहीं है। न तो लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यहाँ मिलते हैं, न एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यहाँ पे मिलते हैं, न मृत्तिका और खनिजों की लेयर यहाँ पे मिलती है। दोनों का अभाव है क्योंकि तापमान भी नहीं है और इसमें वर्षा भी नहीं है। फिर आगे चलते हैं अपन स्टेपी प्रदेश। तो स्टेपी जो प्रदेश मुख्य रूप से अब यहाँ आते आते वर्षा की मात्रा थोड़ी बढ़ी है,
वर्षा की मात्रा बढ़ी है, लेकिन अपन जो ध्रुव की ओर जाते हैं तापमान की मात्रा घटती चली जाती है। लेकिन इस भाग के अंदर जहां अपन जो ध्रुव की ओर जाते हैं मेरे दोस्तों, तो वहां ध्रुव की ओर अपन जाएंगे तो तापक्रम घटेगा और वर्षा आर्द्रता बढ़ेगी, तो रासायनिक अपक्षय के चांस यहाँ ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस भाग के अंदर अपन देखते हैं कि नूतन सेल यहाँ है, थोड़ी गहराई की ओर वापस जा रही है। 2 नंबर वाली सेल यहाँ पे सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन है, और थोड़ी सी 3 नंबर वाली सेल जिसके अंदर अपन सामान्य से अच्छा परिवर्तन है, वो वापस यहाँ लेयर नजर आ रही है। फिर अपन चलते हैं टेगा प्रदेश, जहाँ पे शंकुआकार वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती है। यह प्रदेश जहाँ पे शंकुआकार वनस्पतियां मध्यम ऊंचाई के वन मिलते हैं, क्योंकि इस भाग में आते ही अपन देखते हैं तापमान तो बहुत अधिक गिर गया, लेकिन वर्षा थोड़ी सी यहाँ बढ़ी है। वर्षा बढ़ी है लेकिन तापमान गिर गया, ठंड बढ़ गई है। अब वर्षा थोड़ी बढ़ी है, तापमान कम हुआ है, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन थोड़े देखने को मिलते हैं। तो नूतन सेल की गहराई है वो बढ़ी है, 2 नंबर वाली है। सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन भी यहाँ पे है, सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, और थोड़ी छोटी सी लेयर जो मिलती है मेंटल के अंदर जो रासायनिक अपक्षय सेलों की, वो 4 नंबर वाली यानी मृत्तिका और खनिज क्षेत्र वाली जो लेयर है वो भी यहाँ पे बनी है। तो इसका मतलब सबसे अधिक रासायनिक परिवर्तन और मेंटल में जो अपक्षय सेलों की गहराई सर्वाधिक कहाँ है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद में जो टेगा या पोर्जोल जो क्षेत्र पाया जाता है, मुख्य रूप से जो 55-60 डिग्री अक्षांश के आसपास में मुख्य रूप से ये क्षेत्र पाया जाता है। तो इस भाग में 4 लेयर जो मिलती है वो पतली पतली लेयर मिलती है। यहाँ तो काफी बड़ी बड़ी लेयर है ना। यहाँ थोड़ी सी वर्षा जो है वो बढ़ी है, तापमान गिरा है, तो यहाँ कुछ चांस हुए हैं। उसके बाद में अगला जो भाग शुरू हो जाता है, जहाँ पे वर्षा भी न्यून है, तापमान बहुत न्यून हो जाता है। तो वर्षा होती है तो हिमपात के रूप में होती है। तो ये टुंड्रा वनस्पति यहाँ पे है, जहाँ पे छोटी छोटी घास है, लाइकेन है, सेवाल है, इस तरह की वनस्पतियां ही होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे भी नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। समझ रहे, इस डायग्राम को आप समझे होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जिस भाग में सूर्य तब अच्छा है, वर्षा बहुत अच्छी होती है, दोनों चीजें जहाँ पे अच्छी है वहाँ पे रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, भौतिक अपक्षय अधिक होता है। और अपक्षय सेलों की जो लेयर है, वो अपनी जो भूप्रपट्टी है, विशेषकर उसके नीचे का जो भाग मेंटल है, मेंटल में काफी गहराई तक पाया जाता है। और जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटी, उस भाग में अपक्षय सेलों की जो लेयर है काफी पतली हो जाती है, और मुख्य महत्वपूर्ण जो ऑक्साइड वाले जो ऑक्सीकरण वाली लेयर है वो यहाँ पे नगण्य हो जाती है। तो ये डायग्राम आपको यह बता रहा है मुख्य रूप से कि मेंटल में अपक्षय सेलों की लेयर है कितनी गहराई तक पाई जाती है। कैसा लगा अवश्य बताना मेरे को। कोई आपका यदि क्यूरी हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं अपक्षय के प्रकार। तो टाइप से यहाँ अपन देखेंगे अपक्षय के कितने प्रकार मुख्य रूप से है। तो अपक्षय जो होता है उसके मुख्य रूप से टाइप कितने हैं, तो यहाँ पे अपन 3 टाइप इसके देखते हैं। अब 3 टाइप कौन कौन से मुख्य रूप से, तो पहला आता है यहाँ पे रासायनिक अपक्षय, दूसरा आता है इसमें भौतिक और यांत्रिक अपक्षय, और तीसरा आता है इसमें जैविक अपक्षय। अब इसके कारक कौन कौन से मुख्य रूप से, तो यहां अपन देखते हैं रासायनिक अपक्षय होता है, उसके अंदर तो अपन ने कारक कौन कौन से हो गए कि ऑक्सीजन और CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों कारक है मुख्य रूप से। और जल के साथ घुल करके मुख्य रूप से सेलें जो है उसका ऑक्सीकरण कर देगी, उसका वियोजन कर देगी, उसका विलीन बना देगी, उसका घोल बना देगी, ये परिवर्तन करेगी। भौतिक अपक्षय है, उसके अंदर कारक मुख्य रूप से कौन से होते हैं, तो एक तो अपनी हवा हो गई है ना, जल हो गया, सूर्य तप हो गया, तुषार हो गया। तो ये प्रमुख ऐसे भाग है जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, किसी प्रदेश विशेष के अंदर यह भौतिक अपक्षय है उसको अधिक करते हैं। फिर जैविक अपक्षय में क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो गए, प्राणी जगत हो गया, वनस्पतियां हो गई, और फिर मानव समुदाय हो गए। तो ये ऐसे कारक है जो मुख्य रूप से ये जो अपक्षय आपके समक्ष नजर आ रहे हैं, चाहे रासायनिक अपक्षय हो, उसको ऑक्सीजन और CO2 गैस है, विशेष एक हीलियम गैस और आती है जो प्रभावित करती है। दूसरा यांत्रिक अपक्षय, इसमें हवा, जल, सूर्य तप, तुषार, आर्द्रता, अपनी दाब, ये प्रभावित करता है, दाब और आ जाता है इसके अंदर। और तीसरा जो प्रकार आता है जैविक अपक्षय, जिसके अंदर जीव प्राणी है, जीव जंतु और प्राणी जगत है, या वनस्पति और मानव, ये तीनों शामिल होते हैं जो मुख्य रूप से अपक्षय है उसको प्रभावित करते हैं। अब आता है अगला बिंदु कि अपक्षय जो होता है उसके अंदर मुख्य रूप से सबसे पहला यहां हमने दे दिया रासायनिक अपक्षय।
चलो उससे पहले अपन भौतिक अपक्ष की चर्चा करते हैं। पहले भौतिक अपक्ष ले लेते हैं। भौतिक अपक्ष, अब भौतिक अपक्ष मैंने कहा था इसके अंदर कौन से कारक अपन ने लिए थे, तो कुछ महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे क्या है, हमने लिया था सूर्य तप, हमने तापमान लिया है, हमने जल लिया है, हमने वायु का दबाव लिया है, हमने दाब लिया है ना। तो ये ऐसे कारक मुख्य रूप से है जो किसी भी प्रदेश में एक लिया था तुषार, एक हमने तुषार लिया। तो ये तीनों पांचों कारक ऐसे जो किसको प्रभावित करते हैं, मुख्य रूप से भौतिक अपक्ष, यांत्रिक अपक्ष है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि भौतिक अपक्ष या यांत्रिक अपक्ष में प्रक्रियाएं कुछ अनुपयुक्त बलों पर निर्भर करती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बल है, गुरुत्व बल भी काम करता है सेलों के ऊपर, है ना। इसके अलावा अत्यधिक अत्यधिक भार बढ़ना, दबाव, अपरूपण प्रतिबल काम करता है इसमें। तापक्रम में परिवर्तन है, क्रिस्टलों रवों में वृद्धि होती है सेलों के अंदर, जो बड़े बड़े रवे बन जाते हैं सेलों के, तो उसके कारण भी है। इसके अलावा पशुओं के क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न जो विस्तारण बल है वो भी यहाँ पे प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाता है। तो अत्यधिक भार बढ़ जाता है सेल के ऊपर, दबाव बढ़ जाता है या दबाव हट जाता है, या फिर अपरूपण प्रतिबल जो काम करता है। इसके अलावा जो तापक्रम में चेंजेज आता है, इसके अलावा क्रिस्टल बनते हैं, रवों में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा पशुओं के क्रियाकलापों के द्वारा जो सेलें हैं उसका यदि विस्तारण होता है, वो इधर उधर फैलती है, तो विस्तारण बल उसमें उत्पन्न होता है, तो उसके कारण हो सकता है, या गुरुत्व बल हो सकता है। ऐसे कारक है जो किसको, भौतिक अपक्ष को अधिक प्रभावित करते हैं। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहला बिंदु आया है इसके अंदर शुष्क व आर्द्रन चक्रों में नियंत्रित बल व दबाव। अब शुष्क व आर्द्रन चक्र का मतलब यह हो जाता है कि जब सेल है और उस सेल के ऊपर अपन ने देखा कि तापमान दिन के अंदर बहुत अधिक बढ़ गया था, और तापमान कितना बढ़ा, हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान दिन में हो गया था। और यही जो सेल है, इस सेल पर रात्रि के समय जो तापमान हुआ वो मात्र कितना हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चेंज कितना आया है, यही सेल जो 45 डिग्री थी वो अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई है। तो अचानक सेल गर्म हुई तो फैल गई, जैसे कि ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट सेल को यदि अपन लेते हैं साथियों, तो ग्रेनाइट जो सेल है उसका तापमान यदि अपन 65 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में यदि बढ़ा देते हैं, तो कम से कम 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में जो ग्रेनाइट पट्टी है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसका फैलाव हो जाता है, तो वो फैलती है। और इतना ही तापमान यदि अचानक गिरा देते हैं तो वो सिकुड़ती है। तो इस कारण से उसमें शुष्कन और आर्द्रन की जो क्रिया होती है, इस चक्कर से सेलें हैं उनमें चटकन आ जाती है, दरार आ जाती है, वो विभंग हो जाती है, टूट जाती है। एक सिंपल सा उदाहरण अपन लेते हैं कि जैसे आजकल तो कम हो गए, एलईडी बल्ब आ चुके हैं, लेकिन जब हम छोटे पढ़ते थे उस समय अपने सूर्या कंपनी के बल्ब आता था, और बाहर जहाँ कहीं भी लगाया और अचानक कोई पानी का छींटा उस पर यदि गिर गया, तो पानी का छींटा गिरते ही बल्ब जो है उसमें अचानक ब्लास्ट हो जाता, यानी टूट जाता, फूट जाता। तो कारण क्या था कि जो कांच था वो, उस कांच के अंदर सूर्य जब उस लाइट से वो बल्ब गर्म हुआ तो वो काफ़ी फैल चुका होता था, और जैसे उस पर पानी गिरा तो अचानक वो जल्दी से सिकुड़ने का प्रयास करता है, अपने आप टूट जाता है। ठीक ऐसे ही अपन ग्रेनाइट पत्थर अपने घर में अपन ने फर्श में डाल रखा होगा या कोटा स्टोन डाल रखा होगा, उस पर आप हीटर चला लीजिए, या उस पर अपन कोई भट्टी या रख लीजिए, है ना, जिसके कारण उसका ताप हो वो काफ़ी ज़्यादा उसके नीचे की ओर लगता हो, तो उसके कारण हम देखेंगे कि उस पत्थर है उसमें चटकन आ जाएगी, दरार आ जाएगी। तो इसका कारण क्या है, यांत्रिक अपक्ष है। वो सेल जो है पहले ठंडी थी, अचानक उसमें ताप बढ़ा तो उसके कारण वो काफ़ी फैल करके, और उस जगह उतनी वो नहीं फैल पाई, उस गति से नहीं फैल पाई, इसलिए उसमें चटकन या दरार आ जाती है। इसको बोलते हैं यांत्रिक और भौतिक अपक्ष। उसके बाद में इनमें कई धरातल पर विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर प्रयुक्त बल भी होते हैं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण और दबाव निर्मुक्त होने से होता है। तो तापीय प्रक्रिया में अधिकांश तापीय विस्तारण, ताप के कारण सेलें फैलती है और वापस सिकुड़ती है, तो उसके कारण यह अपक्षय ज्यादा होता है। उदाहरण मैंने आपको बताया। दाब निर्मुक्त होने से, दाब का क्या होता है, कई सेलें, जैसे ये सेल यहाँ पे कोई चट्टान है वो पड़ी है, इसके ऊपर एक सेल ये पड़ी थी, एक सेल ये पड़ी थी। अब ये सेल अब तक तो ठीक थी, लेकिन
हुआ क्या कि हवा के द्वारा कह दो, चाहे अन्य कार्यों से कह दो, या मानव के द्वारा कह दो, ये सेल थी वो यहाँ से हट गई, फिर उसके बाद दूसरी सेल भी हट गई। अब ये अंदर पड़ी सेल है, दाब के कारण तो ठीक पड़ी थी, जैसे ही इसका भार हटा, अभारितकरण कहते हैं इसको, उसका ऊपर की सेल का दबाव हटा, तो ये क्या हुआ, ये सेल है अचानक खुल गई इस प्रकार से, क्योंकि दाब से पड़ी थी, अब ये बिखर गई। तो ये दाब हटने के कारण इसका सेल जो है, यानी दबाव मुक्त के कारण ये सेल जो है उसमें क्या हो गया, यांत्रिक या भौतिक अपक्षय हो गया। तो दाब हटने से भी सेलें जो है कमजोर हो जाया करती है। एक आता सतत श्रांति। ये फटीग मुख्य रूप से क्या होता है, तो सतत श्रांति होता है, कंटिन्यू क्या होता है, सेलों में लगातार संकोचन और फैलाव से सेलों का कमजोर होना। तो संकुचन और फैलाव से सेलें कमजोर हो जाती है। तो ये आर्द्र प्रदेश होते हैं जहां वर्षा होती है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है सेलें फैलती है, वर्षा होती है अचानक सिकुड़ती है, पुनः तापमान निकल गया वह पुनः सूख गई और फैल गई, वापिस से बरसात हुई अचानक सिकुड़ गई। तो इसके कारण सेल जो है उसमें जल प्रवेश करता है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती फैलती, इसके कारण जो है सेल कमजोर हो जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया उसको कंटिन्यू हो रही है, तो इसको बोलते हैं सतत श्रांति। सतत श्रांति या फटीग के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो सतत श्रांति से सेलें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यह भी एक भौतिक अपक्षय का प्रकार है। अब आता है, अब ले लेते हैं अपन वो अपना रासायनिक अपक्षय। तो ये केमिकल वेदरिंग जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं प्रमुखता से शामिल की जाती है। तो मैंने कहा था इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे काम करते हैं, एक तो ऑक्सीजन युक्त, एक CO2। अब दोनों ही गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल के अंदर ऑलरेडी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है और CO2 गैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो भी पाई जाती है। अब ये दोनों गैसें जैसे ही जल के साथ घुलती है और जल के साथ घुलने से ये नई अभिक्रिया करती है और नए स्वरूप का निर्माण करती है ना। तो जब रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानें टूट जाए और कमजोर हो जाए तो उसे रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। जैसे विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, ये प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। विलीन, घोलीकरण भी कह सकते हैं। कार्बन युक्त जल जब चूना पत्थर के साथ में शामिल होता है तो उसका विलय और घोल बना देता है। कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, ये 5 प्रक्रियाएं यहाँ बारी बारी से अभी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता सभी प्रक्रियाओं को तेज करती है, यानी CO2 की जो मात्रा होती है, हालांकि ऑक्सीजन भी मुख्य रूप से ऑक्सीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो इस वर्षा जल के साथ घुल करके इन सेलों पे आके पानी जब गिरता है तो सबसे अधिक जो चेंजेज है वो उसमें रासायनिक प्रक्रिया है उसमें लाता है। यानी कार्बन युक्त जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो जल है वो सेलों के साथ अभिक्रिया करता है, तो काफ़ी तेजी से सेलें जो है उसके अंदर रासायनिक चेंजेज आ जाते हैं, केमिकली चेंजेज आ जाते हैं, और जो सेलें हैं उसमें विलय, घोल, कार्बोनेशन आदि की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो बारी बारी से देखते हैं इसमें क्या होता है विलयन, क्या होता है घोल, है ना। तो बारी बारी से अपन देखते हैं। तो अब किस प्रकार से अपन विभिन्न प्रक्रिया, अभी रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रक्रियाएं देख रहे थे, तो जब CO2 युक्त जल जो है उसका संबंध यदि अपन देखते हैं, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जल के साथ मिलकर के यदि आगे बढ़ती है और चट्टान पे धरातल के ऊपर गिरती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि CO2 गैस जो है वो जल के साथ मिलकर के जब चूना पत्थर के ऊपर पानी ये गिरता है, CO2 युक्त जल जब चूना पत्थर युक्त सेल पर गिरता है तो क्या होता है, तो CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड जो है प्लस जल की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये नया रासायनिक तत्व बन चुका है यहाँ पे CaOH2, ठीक है। तो इसमें जुड़ा क्या है इसमें, तो CaO जो था अपने पास में, है ना, तो ये कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो था, जल के साथ में जैसे ही क्रिया हुई इसकी तो नया तत्व बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन युक्त CO2 से पुनः मिलता है तो नया तत्व क्या बनता है, CaCO3, है ना, प्लस H2O, क्या बनता है, CaCO3, यानी एक प्रकार से कहें तो ये कैल्शियम
कार्बोनेट कह सकते हैं इसको, वो बनता है, प्लस जल यहाँ निर्मुक्त होता है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है जिसके कारण जो धरातल पर जो सेलें हैं, चूनायुक्त सेलें हैं, उस पर यदि कार्बन युक्त जल गिरता है तो उसमें चेंजेज आता है। एक चेंज आता है तीसरे प्रकार का, जब ऑक्सीजन युक्त जल, जब वायुमंडल की ऑक्सीजन जो गैस होती है ना साथियों, वो जब जल के साथ घुलती है और ये घुल करके और धरातल के ऊपर ये नीचे जब आती है, और मान लिया धरातल के अंदर यहाँ पे क्या है, लोहा है ना, सेल के अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लोहा है। तो यहाँ क्या होता है, लोहा युक्त सेल पे यदि ऑक्सीजन युक्त जल आकर के गिरता है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण एक नई रासायनिक अभिक्रिया है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त जल जब लोहा युक्त सेलों पे आकर गिरता है तो मुख्य रूप से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण से सेलें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, विदलित हो जाती है, बिखर जाती है ना। और जैसे कि लोहे को जंग लगना, आपने पढ़ा होगा, तो जंग लगता है तो लोहा कमजोर होता है, तो लोहे को जंग लगना, तो लोहे को जंग लग रहा है यदि लगना एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीजन युक्त जल भी जब लोहा युक्त सेलों के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है और सेलें जो है उसमें जंग लग जाता है। एक आता है अगला बिंदु, जैसे कि हमने अभी देखा था जल योजन। तो जल योजन क्या होता है, जल प्लस सेल, यानी चट्टान नो के साथ में जब जल आकर के मिलता है तो इस अभिक्रिया से क्या होते हैं, सेलें जलसिक्त होकर के और खुल जाती है। तो इसमें भी सेल कैसे हो जाती है, कमजोर हो जाती है और सेलें जो है खुल जाती है और उनके बीच के अंदर जो है जल प्रवेश कर गए और उसका आयतन बढ़ा देती है और इससे सेलें जो है जल्दी टूटने की प्रक्रिया उसमें पाई जाती है। तो H2O जल जब है चट्टानों के साथ में मिलता है तो इसको बोलते हैं जल योजन क्रिया, जिसके तहत सेलें कमजोर होकर के उसमें रासायनिक वियोजन हो जाता है और कई बार तो रासायनिक विघटन भी उनका हो जाता है। तो ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और जल योजन, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण भाग है जिसके कारण जो सेलें हैं उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से। अब अपन चलते हैं जैविक अपक्षय पर। यह तीसरा टाइप जो है अपक्षय का, उसका नाम है जैविक अपक्षय। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होता है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, तो जैविक अपक्षय की अपन बात करेंगे तो जैविक अपक्षय में जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण व भौतिक परिवर्तन से खनिजों में आयन के स्थानांतरण की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे केंचुआ, दीमक, चूहे, कृतंक जो होते हैं, ये जीव क्या करते हैं, जमीन में बिल खोदते हैं। आपको पता है, बिल खोदने, वेंजिंग करने यानी चट्टान को खोखला करते रहते हैं और नई सतहों का निर्माण ये करते रहते हैं। अब जैसे ही इन्होंने चट्टान को खोखला कर दिया, उसमें बिल खोद दिया, उसमें वेंजिंग हो गई, उसमें दरारें आ गई, है ना, तो उसमें आसानी से हवा प्रवेश कर गई और हवा प्रवेश कर गई, साथ साथ में जैसे ही बरसात हुई तो इन बिलों में जल प्रवेश करके सेल के अंदर चला जाता है और फिर जैसे ही जल अंदर चला जाता है तो विभिन्न प्रकार के अपक्षय, चाहे आप यांत्रिक की बात कर लो, चाहे आप रासायनिक की बात कर लो, अपक्षय है वो जल्दी हो जाता है और सेलें कमजोर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जैविक अपक्षय जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, छोटे कृतंक जो होते हैं, जो चूहे होते हैं, ये भी चट्टानों खोखला करते हैं। इसके साथ साथ में इसमें साथी होती है वनस्पतियां भी। तो जीवों के साथ साथ में वनस्पतियां भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। अब वनस्पतियां क्या करती है, एक पेड़ होता है, आपको पता है, उस पेड़ की जड़ें सेल के अंदर काफी दूर तक अंदर तक फैल जाती है और इन जड़ों के सहारे जो पानी है वो पानी भी अंदर चला जाता है और जैसे ही ये पानी अंदर जाता है, जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के कारण ये पानी अंदर रिसा, इनके सारे अंदर की ओर चला गया और पूरी की पूरी सेल है उसको इसने जलसिक्त कर दिया और यहाँ जलयोजन की क्रिया हो गई। किसकी क्रिया हो गई, जलयोजन की क्रिया हो गई। इसके साथ में हवा प्रवेश करी, रासायनिक ऑक्सीकरण भी हो गया, इसका यांत्रिक अपक्षय भी हो गया। तो एक प्रकार से कहें। इसके अलावा मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जैसे कोयला निकालना है मनुष्य को, तो कोयला निकालने के लिए मनुष्य क्या करता है, ये धरातल इसके अंदर खान खोदता है, खान खोद करके काफी अंदर तक यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ से कोयला निकाल करके उसको बाहर की ओर लाता है। तो पूरी सेल को खोखला कर दिया। अब जैसे बरसात हुई और बरसात होने पानी जैसे आया तो पानी अंदर है चला गया और जा करके उसने क्या किया, संपूर्ण जो भाग है उसको पानी से भर दिया। अब इसमें भौतिक हो जाओ, यांत्रिक हो जाओ,
और रासायनिक अपक्षय तो होना ही होना है, ये अपक्षय होकर के ये सेल जो है यहाँ से कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रकार से कहें, अपन कह सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण कारक है जिसमें जीव यहाँ पर सक्रिय होते हैं, जिसके कारण जो अपक्षय होता है तो उसको अपन जैविक जैविक अपक्षय है उसकी संज्ञा देते हैं। तो 3 टाइप अपन देखें, यांत्रिक और भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। उसके बाद में आता है अपक्षय का प्रभाव क्या है ना। तो अपक्षय के महत्वपूर्ण प्रभाव, तो प्रमुख प्रभाव अपक्षय के कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके प्रभाव देखिए अपन, क्या महत्व है इसका, क्या प्रभाव पड़ता है अपने दैनिक जीवन पर। तो अपक्षय जो है उसका इफेक्ट क्या है, तो अपसल्कन, सबसे बड़ी बात अपसल्कन। अपसल्कन का मतलब होता है चट्टान जो है उसके जो ऊपरी परतें हैं उसका धीरे धीरे कमजोर होकर के उखड़ जाना, अपसल्कन कहा जाता है। तो अपसल्कन एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक परिणाम है, क्योंकि परिणाम ही है। अब जैसे सेल थी, ये सेल थी, अब ऊपर का आवरण इसका जा वो तो अलग हो गया, हवा का प्रवेश लगा, तो इस जो चट्टान की जो आवरण की जो सेल है इसमें एक परत उखड़ गई, उसके बाद में इसकी दूसरी परत उखड़ गई, फिर तीसरी परत उखड़ गई, कमजोर हो गई, और परत उखड़ते उखड़ते ये भाग जो है नीचा हो गया, यहां से सेल टूट गई। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं अपसल्कन किसका परिणाम है, अपक्षय का। जब सेल आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित और पत्रकन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी और गोल सतह का निर्माण हो जाता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं अपसल्कन। अपसल्कन अभारितकरण, तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव और संकोचन के द्वारा भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये जो सेल थी इसके ऊपर आवरण हट गया ना, तो ऊपर आवरण हटते ही ये जो सेल है अभारितकरण यानी ऊपर का भार हट गया और खुली हो गई। खुली होते ही इसके अंदर जो ऊपरी इसकी परतें हैं हवा के संपर्क में, जल के संपर्क में आई, और धीरे धीरे ऊपर की जो कमजोर परतें हैं वो हट करके दूर चली गई। और तो ये सेल ऊपर से चिकनी एकदम से मोड़ी मथरी और शानदार चिकनी सेल बाहर निकली है ना। तो ये चिकनी सेल जो जिसको अपन मोड़ी मथरी बोलते हैं अपनी भाषा में, तो ये सेल जो है ना अपसल्कित सेल होती है। मुख्य रूप से इसका ऊपर का आवरण जो कमजोर है वो हट जाता है। तो इसमें अभारितकरण भी इसका कारण हो सकता है, तापक्रम में परिवर्तन भी हो सकता है, संकोचन भी हो सकता है, जलयोजन भी इसका कारण हो सकता है। कोई सा भी कारण हो सकता है जिसके कारण ये सेल कमजोर हो जाती है और उसका ऊपर आवरण जो है वो प्राय हट जाया करता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या है इसका, अपक्षय का महत्व, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वेदरिंग या इंपॉर्टेंस इसका क्या अपने जीवन के अंदर। तो इसमें सेलों का विखंडन होता है, इसमें सेलों का विखंडन होता है। यह अपर्दन व वृहत संचलन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि अपर्दन यदि अपक्षय नहीं तो अपर्दन भी नहीं, है ना। तो अपक्षय नहीं होता तो सेल का अपर्दन कहाँ से होगा, अपर्दन नहीं होगा तो नए प्रदेशों में मिट्टी नहीं कहाँ से आएगी, मिट्टी नहीं आएगी तो अपनी खेती कैसे होगी, है ना। तो सेलें कहीं ना कहीं टूटती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती है, नई मिट्टी का निक्षेपण होता है और नए मैदानों का निर्माण होता है। वनस्पति का विस्तार अपक्षय पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे ही अपक्षय सेल आगे जाकर के नई मिट्टी का निक्षेप करती है तो उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप करती है, तो वनस्पतियों का विस्तार होता है। इसका आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि इससे खनिज जो है उसका समृद्धिकरण और संकेंद्रण होता है। क्योंकि जैसे पहाड़ों से एक मिट्टी नदी के साथ बह करके आई, सेल टूटी तभी नदी के साथ बह करके आई, उसके साथ विभिन्न प्रकार के खनिज जो है वो मैदानी प्रदेश में आकर के जहाँ मिट्टी आकर के इकट्ठा हो गई वहाँ वो खनिजों का संचयन हो गया। तो समृद्धिकरण का मतलब होता है किसी खनिज का किसी स्थान विशेष पे आकर के इकट्ठा हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, समृद्धिकरण कहलाता है। तो समृद्धिकरण, तो विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं वो किसी विभिन्न प्रदेशों में नदियों के द्वारा अपक्षित होने के बाद में, सेलों के अपक्षित होने के बाद में हवा और जल के साथ बहा करके ला करके किसी प्रदेश में छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ उस खनिज की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं वो प्रदेश जो है उस खनिज के अंदर समृद्ध हो जाता है। तो यही प्रक्रिया समृद्धिकरण कहलाती है। और सकेंद्रण यानी एक केंद्र पर खनिजों का इकट्ठा होना, इससे मिट्टी निर्माण भी होता है, भाई नए मैदानों का निर्माण होता है, क्योंकि अपक्षय अपर्दन का ही परिणाम है। अपर्दन अपक्षय का ही परिणाम है, जो अपक्षय नहीं होता तो अपर्दन मुश्किल कार्य है। तो यदि अपर्दन नहीं होगा तो नए मैदानों का निर्माण और नई उपजाऊ मिट्टी का निर्माण और निक्षेप नहीं होगा, तो आर्थिक प्रक्रिया विशेष रूप से जो कृषि है बहुत अधिक प्रभावित होती है। उसमें आता है, उसके बाद में आता है वृहत संचलन, मास मूवमेंट। वृहत संचलन के प्रमुख प्रकार जिसमें अपन सेल पातन देखेंगे, भूस्खलन देखेंगे, है ना, मृदा द्रवण देखेंगे, यानी वृहत संचलन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उसकी विस्तार से करेंगे अगले क्लास में चर्चा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।
और क्लास कैसी लगी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। किसी प्रकार की क्यूरी है तो वो आप अवश्य पूछेंगे, और साथ ही साथ आप अपनी क्लास को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और अन्य साथियों को शेयर भी कर देंगे। ये बात ये लड़की भूल जाती है कहना, तो ये अपनी क्लास को शेयर भी कर देंगे और अधिक से अधिक जो छात्र है, स्टूडेंट है, आपके साथी है, उनको सर्वा क्लासेज जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल भी करवाएंगे। आशा करता हूँ कि क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपको बहुत अच्छी लगेगी, और इससे और बेटर क्लासें डेली आती रहेगी। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। तो देखते रहिए सर्वा क्लासेज। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय साहिब की। थैंक यू मेरे दोस्तों।